प्लेटो और उनके फिलॉसफी को समझने की हमारी कोशिश जारी है। और इस वीडियो में हम प्लेटो के दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स, जस्टिस एंड आइडियल स्टेट, न्याय और आदर्श राज्य, इन दो अवधारणाओं को थोड़ी गहराई के साथ समझने की कोशिश करेंगे। हम शुरू करते हैं इस प्रश्न के साथ, व्हाट इज जस्टिस? न्याय क्या है? द रिपब्लिक में पूछा गया यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या हम यूं कहें कि पूरी की पूरी रिपब्लिक इस प्रश्न के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए देखते हैं कि रिपब्लिक में प्लेटो किस तरह जस्टिस को डिफाइन करते हैं। रिपब्लिक एक डायलॉग के फॉर्म में है, एक संवाद, एक कन्वर्सेशन के फॉर्म में है, और ये डायलॉग हो रहा है इनके बीच। एक तरफ है सोक्रेटिस और दूसरे तरफ है एथेंस के कुछ सिटीजन्स, सेफलस, पॉलीमार्कस, थ्रेसिमार्कस, क्लाइटोफोन, ग्लाउकॉन और एडियमेंटस। इस संवाद की शुरुआत सोक्रेटिस के द्वारा की जाती है इस प्रश्न के साथ, व्हाट इज जस्टिस? न्याय क्या है? सोक्रेटिस ये प्रश्न इनसे पूछते हैं, न्याय क्या है? और हम देखेंगे कि ये सब अलग अलग तरीके से न्याय को परिभाषित करते हैं। सोक्रेटिस इन सबों के परिभाषाओं को रिजेक्ट करते हैं, खंडित करते हैं, और अंततः वो अपनी परिभाषा देते हैं न्याय की। तो सबसे पहला डेफिनेशन सेफलस के द्वारा दिया जाता है, जो कहते हैं जस्टिस इज टेलिंग ट्रुथ एंड गिविंग बैक व्हाट अ मैन हैज टेकन फ्रॉम अनदर। न्याय का अर्थ है सत्य बोलना और जिनसे भी हमने जो कुछ लिया है उसे वापस कर देना। सोक्रेटिस इस डेफिनेशन से सेटिस्फाइड नहीं है और वो सेफलस के इस डेफिनेशन को रिजेक्ट करना चाहते हैं, और इसके लिए सोक्रेटिस सेफलस के सामने एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, एक एग्जाम्पल रखते हैं। वो कहते हैं कि मान लो मैंने एक व्यक्ति से कभी नाइफ, छुरी उधार लिया हो, लेकिन आज वो व्यक्ति किसी कारणवश पागल हो गया है और वो मेरे पास आता है अपनी छुरी, अपनी नाइफ को वापस मांगने के लिए। तो क्या मेरे लिए ये न्यायोचित होगा? क्या मेरे लिए ये जस्ट होगा कि मैं उस व्यक्ति को जो अभी पागल हो गया है उसे उसका नाइफ वापस कर दूं? सोक्रेटिस कहते हैं कि सेफलस के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मुझे नाइफ वापस कर देना चाहिए, लेकिन अगर मैं नाइफ वापस कर दूं तो चांसेस है कि वो मैड पर्सन, वो पागल व्यक्ति, या तो मुझे नुकसान पहुंचा दे या खुद अपने आप को नुकसान पहुंचा ले। तो सोक्रेटिस कहते हैं कि यदि हम सेफलस के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बिहेव करें तो हमें नुकसान होगा, या हमें नुकसान होगा या उस व्यक्ति को नुकसान होगा। लेकिन जस्टिस, न्याय, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जस्टिस हमेशा हमें किसी तरह से बेनिफिट ही पहुंचाने की कोशिश करता है। तो सोक्रेटिस कहते हैं कि सेफलस का ये डेफिनेशन कॉन्ट्राडिक्टरी है, और इस एग्जाम्पल के थ्रू सोक्रेटिस सेफलस के इस डेफिनेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। दूसरा डेफिनेशन पॉलीमार्कस के द्वारा दिया जाता है। पॉलीमार्कस सेफलस के पुत्र हैं और अपने पिता के ही डेफिनेशन को थोड़ा मॉडिफाई करके पॉलीमार्कस प्रेजेंट करते हैं और कहते हैं जस्टिस मीन्स डूइंग गुड टू आवर फ्रेंड एंड हार्म टू आवर एनिमी। न्याय का अर्थ है अपने मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार करना और अपने शत्रुओं के साथ खराब व्यवहार करना। सोक्रेटिस इस डेफिनेशन से भी सेटिस्फाइड नहीं है और वे पॉलीमार्कस के इस डेफिनेशन को भी रिजेक्ट करना चाहते हैं, और इसके लिए वो फिर एक एग्जाम्पल देते हैं, एक काउंटर एग्जाम्पल वो प्रेजेंट करते हैं पॉलीमार्कस के सामने। वो पूछते हैं पॉलीमार्कस से, सोक्रेटिस पॉलीमार्कस से पूछते हैं कि क्या कभी कोई व्यक्ति गलती कर सकता है? कैन वन मेक अ मिस्टेक? क्या हम अपने दोस्त को चुनने में या अपने शत्रु को पहचानने में गलती कर सकते हैं? मतलब
क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जिसे हम अपना दोस्त समझ रहे हों वो वास्तव में हमारा शत्रु हो, और जिसे हम अपना शत्रु समझ रहे हों वो वास्तव में हमारा मित्र हो? पॉलीमार्कस कहते हैं कि हाँ, ऐसा हो सकता है। लेकिन यदि ऐसा हुआ तो पॉलीमार्कस के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम जिस दोस्त के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं वो हमारा एनिमी है, उसके साथ हमें बुरा व्यवहार करना चाहिए था। और जिस एनिमी के साथ हम बुरा व्यवहार कर रहे हैं वास्तव में वो हमारा दोस्त है और हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए था। मतलब सोक्रेटिस कहना चाहते हैं कि यदि हम अपने दोस्त और अपने दुश्मन को पहचानने में गलती कर दें तो पॉलीमार्कस का ये जो डेफिनेशन है वो सही साबित नहीं होगा, वो अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर देगा। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू सोक्रेटिस पॉलीमार्कस के डेफिनेशन को भी बहुत ही आसानी से रिजेक्ट कर देते हैं। तीसरा डेफिनेशन रिपब्लिक में जस्टिस का जो दिया जाता है वो थ्रेसिमार्कस के द्वारा दिया जा रहा है। थ्रेसिमार्कस कहते हैं जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर। मतलब व्हाट इज जस्टिस, न्याय क्या होगा, इसकी परिभाषा वो तय करेंगे जो पावरफुल हो, जिनके पास शक्ति हो। थ्रेसिमार्कस एक बहुत ही रियलिस्ट यथार्थवादी परिभाषा दे रहे हैं यहाँ जस्टिस की। थ्रेसिमार्कस के अनुसार जस्टिस का, न्याय का कोई फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है। जस्टिस का डेफिनेशन डिपेंड करता है इसे डिफाइन करने वाले के ऊपर, और जस्टिस को कौन डिफाइन करेगा? वो जिसके पास पावर हो, जो स्ट्रांग हो। एक एग्जाम्पल से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। 3 कंट्री, चाइना, नॉर्थ कोरिया और इंडिया। चाइना में पावरफुल कौन है? वहां का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, CPC। नॉर्थ कोरिया में पावरफुल कौन है? वहां के प्रेसिडेंट किम जोंग उन। और इंडिया में पावरफुल कौन है? यहां की जनता, पीपल। तो चाइना में जस्टिस का डेफिनेशन क्या होगा वो तय करेगा वहां का कम्युनिस्ट पार्टी। फॉर एग्जाम्पल, चाइना में 1 पार्टी रूल जस्ट है। किसने तय किया? कम्युनिस्ट पार्टी ने। नॉर्थ कोरिया में जस्टिस का डेफिनेशन क्या होगा ये तय करेगा वहां के प्रेसिडेंट किम जोंग उन। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप जस्ट है। किसने तय किया? वहां के प्रेसिडेंट ने तय किया। उसी तरह इंडिया में जस्टिस क्या होगा, जस्टिस क्या डेफिनेशन क्या होगा वो तय करेंगे यहाँ के लोग, यहाँ की जनता। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में डेमोक्रेसी जस्ट है। किसने तय किया? यहाँ की जनता ने। तो थ्रेसिमार्कस के अकॉर्डिंग ये जो 3 देश हैं, इन तीनों देशों में जस्टिस का डेफिनेशन अलग अलग होगा, और हर देश में जो जस्टिस का डेफिनेशन है वो सही है। मतलब डेमोक्रेसी चाइना के लिए जस्ट नहीं होगा क्योंकि वहां का कम्युनिस्ट पार्टी डेमोक्रेसी को जस्ट नहीं मानता। उसी तरह 1 पार्टी रूल इंडिया में जस्ट नहीं होगा क्योंकि यहां पे हम 1 पार्टी रूल को जस्ट नहीं मानते। तो थ्रेसिमार्कस एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन प्रेजेंट कर रहे हैं जस्टिस का। वो कह रहे हैं कि जस्टिस का कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं हो सकता, कोई फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि थ्रेसिमार्कस एक रियलिस्ट है, एक यथार्थवादी है। तो उनका जो परिभाषा है न्याय का वो भी एक यथार्थवादी परिभाषा है। लेकिन सोक्रेटिस का मानना है कि जस्टिस का एक यूनिवर्सल डेफिनेशन हो सकता है, और प्लेटो सोक्रेटिस के माध्यम से रिपब्लिक में एक ऐसे ही डेफिनेशन की तलाश में है। जस्टिस, न्याय की एक ऐसी ही परिभाषा की तलाश में है प्लेटो अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में। लेकिन थ्रेसिमार्कस पूरी तरह से अपोजिट डायरेक्शन में चले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जस्टिस का कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है, वो डिपेंड करता है इसे डिफाइन करने वाले के ऊपर। लेकिन सोक्रेटिस कहते हैं कि जस्टिस का एक ऐसा डेफिनेशन हो सकता है
जो चाइना, नॉर्थ कोरिया, इंडिया, हर जगह इक्वली एप्लीकेबल हो, हर जगह सेम हो। तो द रिपब्लिक में एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां पे सोक्रेटिस के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है थ्रेसिमार्कस के डेफिनेशन को रिजेक्ट करने के लिए। यदि सोक्रेटिस थ्रेसिमार्कस के डेफिनेशन को रिजेक्ट नहीं कर पाते हैं, दैट मीन्स कि पूरा का पूरा रिपब्लिक यहीं पर आकर रुक जाएगा, क्योंकि रिपब्लिक का गोल ही यही है, जस्टिस के एक यूनिवर्सल डेफिनेशन को अचीव करना। तो सोक्रेटिस के लिए थ्रेसिमार्कस के इस रियलिस्ट डेफिनेशन को रिजेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सोक्रेटिस ऐसा करते हैं। कैसे? वो थ्रेसिमार्कस से 3 प्रश्न पूछते हैं। पहला, वो पूछते हैं थ्रेसिमार्कस से कि इज इट जस्ट टू ओबे ऑल लॉज? शासक, रूलर जो कानून बनाता है, क्या उस कानून का पालन करना न्यायोचित है, जस्ट है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न थ्रेसिमार्कस से करते हैं सोक्रेटिस, कैन रूलर्स मेक मिस्टेक? क्या शासक, राजा, किंग, क्या वो गलती कर सकता है? और तीसरा प्रश्न, इज रूलिंग एन आर्ट, स्किल? क्या शासन एक कला है, शासन कला? आर्ट या स्किल को ग्रीक में टेक्ने वर्ड से डिनोट करते हैं। तो सोक्रेटिस ये 3 प्रश्न करते हैं थ्रेसिमार्कस से, और थ्रेसिमार्कस का तीनों प्रश्न में आंसर होता है हाँ। थ्रेसिमार्कस ये मानते हैं कि किंग के द्वारा, रूलर के द्वारा बनाया गया हर कानून का पालन करना जस्ट है। थ्रेसिमार्कस मानते हैं कि एक रूलर गलतियां कर सकता है, और थ्रेसिमार्कस ये भी मानते हैं कि रूलिंग एक कला है, शासन एक कला है। बस सोक्रेटिस को इन 3 प्रश्न का जवाब चाहिए था हाँ में, और अब वो थ्रेसिमार्कस के डेफिनेशन को बहुत ही खूबसूरती के साथ रिजेक्ट करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। सोक्रेटिस कहते हैं कि रूलर अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए टैक्स को इंक्रीज करता है। यहां पर सोक्रेटिस अपने ही स्टाइल में एग्जाम्पल के थ्रू इस डेफिनेशन को रिजेक्ट करेंगे, और वो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि रूलर टैक्स को इंक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि टैक्स को इंक्रीज करना उसके इंटरेस्ट में है। टैक्स अगर बढ़ेगा तो खजाना में ज्यादा से ज्यादा पैसे आएंगे, और जो किंग है, जो रूलर है, वो एक ज्यादा से ज्यादा लग्जूरियस लाइफ जी पाएगा। तो किंग अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए टैक्स को इंक्रीज कर देता है। तो किंग का, रूलर का यह आदेश है कि लोगों को अब बढ़ा हुआ टैक्स देना है, क्योंकि थ्रेसिमार्कस ने कहा कि रूलर के हर आदेश का पालन करना जस्ट है, न्यायोचित है, तो जनता टैक्स देगी, जनता को टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि ये रूलर का आदेश है और यही जस्ट है, क्योंकि रूलर ने ये डिसाइड किया। जनता टैक्स देती है, और इतना टैक्स देती है कि वो पूरी तरह से गरीब हो जाती है। सोक्रेटिस ये एग्जाम्पल अपने बुक द रिपब्लिक में इस एग्जाम्पल को प्रेजेंट करते हैं, और पूरी तरह गरीब होने के बाद जनता के पास कुछ नहीं बचता टैक्स देने के लिए, और वो सोचती है कि किंग के अगेंस्ट रूलर के अगेंस्ट वो रिवोल्ट करने को तैयार हो जाती है, और वो रिवोल्ट करती है क्योंकि जनता के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है। और रिवोल्ट का नतीजा क्या होता है कि जो रूलर है, जो किंग है, उसे अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ता है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये दर्शाता है कि रूलर अपने इंटरेस्ट को समझने में कभी कभी गलती कर सकता है। तो थ्रेसिमार्कस के अनुसार जस्टिस वो है जो रूलर का इंटरेस्ट है। तो यहां पर रूलर अपने इंटरेस्ट को समझने में गलती कर रहा है। उसे लगा कि टैक्स बढ़ाने से उसका इंटरेस्ट फुलफिल होगा, और इसीलिए उसने टैक्स को बढ़ाया। लेकिन अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि टैक्स के बढ़ने से उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम हो रहा है। उसे पावर से ओवरथ्रो कर दिया जा रहा है, उसे उसके थ्रोन से ओवरथ्रो कर दिया जा रहा है। तो
सोक्रेटिस ये पॉइंट आउट करना चाहते हैं कि थ्रेसिमार्कस कहते हैं कि जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर, बट द रूलर कैन मेक मिस्टेक इन डिसाइडिंग व्हाट इज इन हिज इंटरेस्ट एंड व्हाट इज नॉट इज इन हिज इंटरेस्ट। तो सोक्रेटिस ये बताना चाहते हैं कि जो शासक है वो गलती कर सकता है अपने हित को समझने के लिए, और अगर वो गलती करता है अपने हित को समझने के लिए तो ये डेफिनेशन अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है, दैट जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर। सोक्रेटिस एक और एग्जाम्पल यहां पे प्रेजेंट करते हैं। सोक्रेटिस ने थ्रेसिमार्कस से पूछा कि इज रूलिंग एन आर्ट, क्या शासन एक कला है? थ्रेसिमार्कस ने कहा हाँ, शासन एक कला है। तो सोक्रेटिस कहते हैं कि इफ रूलिंग इज एन आर्ट, अगर शासन एक कला है, सो रूलिंग शुड बी लाइक एनी अदर आर्ट, तो शासन कला बाकी कला के जैसी ही होनी चाहिए। तो सोक्रेटिस कहते हैं कि हम रूलिंग को मेडिकल प्रोफेशन से कंपेयर करके देखते हैं, क्योंकि रूलिंग एक कला है तो ये बाकी कलाओं जैसी ही होनी चाहिए। तो यहां पे सोक्रेटिस रूलिंग को मेडिकल प्रोफेशन से कंपेयर करते हैं, दोनों के बीच कंपैरिजन करते हैं और कहते हैं कि मेडिकल प्रोफेशन इज एन आर्ट, सिमिलरली रूलिंग इज ऑल्सो एन आर्ट। मेडिकल प्रोफेशन एक कला है और इस कला का ज्ञान किसे है? डॉक्टर को। और डॉक्टर अपने इस कला का उपयोग किसके लिए करता है? खुद के लिए? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर अपने कला का इस्तेमाल खुद को ठीक करने के लिए नहीं, बल्कि अपने मरीजों को ठीक करने के लिए करता है। तो सोक्रेटिस कहते हैं कि कोई भी कला, किसी भी कला का इस्तेमाल कलाकार अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए करता है। एक टीचर के पास कला है पढ़ाने का, तो वो अपने कला का इस्तेमाल किसके लिए करेंगे? स्टूडेंट के लिए करेगा, अपने लिए नहीं। तो यहां पर यदि रूलिंग एक कला है और हमें पता है कि एक कला का इस्तेमाल कलाकार, दैट मीन्स जिसे कला का ज्ञान है, वो अपने लिए नहीं, अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं बल्कि दूसरों के इंटरेस्ट के लिए करता है, तो एक रूलर जिसे रूलिंग शासन कला का ज्ञान हो, वो इस कला का इस्तेमाल अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं बल्कि पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए करेगा। तो सोक्रेटिस यहां पे एक और कॉन्ट्रडिक्शन को हमारे सामने ला रहे हैं। थ्रेसिमार्कस के अनुसार जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर। थ्रेसिमार्कस कहते हैं कि न्याय किसके हित? न्याय वो है जो शासक अपने हित में समझता है। लेकिन थ्रेसिमार्कस ये भी मान रहे हैं कि शासन एक कला है, और क्योंकि शासन एक कला है, रूलिंग इज एन आर्ट, so the ruler should practice this art not for his own interest but for the interest of the public। क्योंकि शासन एक कला है तो शासक इस कला का इस्तेमाल अपने हित के लिए नहीं बल्कि लोगों के हित के लिए करेगा। तो इन दो एग्जाम्पल्स के थ्रू सोक्रेटिस बहुत ही खूबसूरती के साथ थ्रेसिमार्कस के उस रियलिस्ट डेफिनेशन को रिजेक्ट करते हैं और अंततः थ्रेसिमार्कस को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ती है। थ्रेसिमार्कस इज डिफीटेड, उसे मानना पड़ता है कि उसका डेफिनेशन कॉन्ट्राडिक्टरी है, उसके डेफिनेशन में कमी है, और थ्रेसिमार्कस बहुत ही ह्यूमिलेटेड फील करते हैं और वो कन्वर्सेशन छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन कन्वर्सेशन छोड़कर जाते जाते थ्रेसिमार्कस दो लाइन बोलते हैं। पहला लाइन, जस्टिस इज सुपीरियर टू इनजस्टिस एंड an unjust man always lives a happier life than a just man। थ्रेसिमार्कस कहते हैं कि मुझे जस्टिस के डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है कि जस्टिस का डेफिनेशन क्या है। मेरा मानना है, भले मैं हार चुका हूं इस आर्ग्यूमेंट में, इस डिस्कशन में, लेकिन मेरा मानना है कि अन्याय न्याय से बेहतर होता है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि एक अन्यायपूर्ण व्यक्ति, एक बेईमान व्यक्ति, एक करप्ट व्यक्ति, एक न्यायपूर्ण व्यक्ति, एक ईमानदार व्यक्ति की तुलना ज्यादा अच्छा जीवन जीता है, ज्यादा खुशहाल जीवन जीता है। थ्रेसिमार्कस अपने डे टू डे ऑब्जर्वेशन से ये बात कहते हैं, और यदि हम अपने सराउंडिंग में ये बात को देखें
तो हमें भी ऐसा कुछ नज़र आएगा। हमारे जीवन में भी कभी ना कभी ऐसा वाक़या ज़रूर हुआ होगा कि हमें ये एहसास होता है कि एक ईमानदार व्यक्ति, चाहे जितना भी ईमानदार हो, वो एक बेईमान व्यक्ति की तुलना एक कम खुशहाल जीवन ही जीता है। ठीक है, एक बेईमान व्यक्ति, एक करप्ट पॉलिटिशियन या कोई भी हो जो बेईमानी से पैसा कमाए, वो एक ईमानदार व्यक्ति की तुलना ज़्यादा खुशहाल, ज़्यादा हैप्पी लाइफ जीता है। ये हमने भी ऑब्जर्व किया है। और थ्रेसिमार्कस क्योंकि एक रियलिस्ट है, तो वो जो ऑब्जर्व करते हैं अपने सराउंडिंग में, उसी बात को वो यहाँ पे कह रहे हैं। तो थ्रेसिमार्कस कह रहे हैं कि ठीक है, आपने सोक्रेटिस को कहते हैं कि आपने मेरे डेफिनेशन को रिजेक्ट किया, लेकिन मेरा ये मानना है कि इनजस्टिस इज सुपीरियर टू जस्टिस, दैट एन अनजस्ट मैन ऑलवेज लिव्स अ हैप्पियर लाइफ देन अ जस्ट मैन। ये जो दो लाइन है, ये सोक्रेटिस के जीत को खोखला बना देता है। ओके, और यही से रिपब्लिक का दूसरा पड़ाव शुरू होता है। यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से रिपब्लिक शिफ्ट करेगा अपने ओरिएंटेशन में, और दिस लीड्स टू द सेकंड बिग क्वेश्चन ऑफ द रिपब्लिक। और थ्रेसिमार्कस का ये जो स्टेटमेंट है, ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उजागर करता है, और वो क्वेश्चन ये है कि इज जस्टिस सुपीरियर टू इनजस्टिस। तो अब रिपब्लिक में डिस्कशन सिर्फ इस बात की नहीं होगी कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जस्टिस। अब हम सिर्फ ये नहीं ढूंढना है हमें कि न्याय की परिभाषा क्या है, हमें अब ये भी साबित करना है, सोक्रेटिस को अब ये भी साबित करना है कि न्याय हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में अन्याय से बेहतर होता है। एक न्यायपूर्ण व्यक्ति का जीवन एक अन्यायपूर्ण व्यक्ति के जीवन से बेहतर होता है। तो यहां पर रिपब्लिक में हम दो चीजों को ढूंढने की कोशिश करेंगे, न्याय की परिभाषा, और यह साबित करने की कोशिश करेंगे कि न्याय अन्याय से बेहतर होता है। और यहां पे कुछ नए कैरेक्टर्स की एंट्री होगी अब इस डायलॉग में। ग्लाउकॉन एंड एडियमेंटिस अभी तक ये शांत थे, चुपचाप कन्वर्सेशन को सुन रहे थे। सेफेलस, पॉलीमार्कस, थ्रेसिमार्कस के बीच और सोक्रेटिस के बीच जो कन्वर्सेशन हो रहा था, उन्हें ये लोग चुपचाप सुन रहे थे। अब ये एंटर करते हैं इस डायलॉग में, और ये कहते हैं सोक्रेटिस से कि सोक्रेटिस, जस्टिस को डिफाइन करने से पहले आप हमें बताइए कि थ्रेसिमार्कस ने जो क्वेश्चन हमारे सामने खड़ा किया, जिस क्वेश्चन को वो हमारे सामने कर चले गए कि इनजस्टिस इज सुपीरियर टू जस्टिस, इस बात के सच्चाई को हमारे सामने लाइए। ग्लाउकॉन और एडियमेंटिस सोक्रेटिस से ये बात कहते हैं, सोक्रेटिस को ये प्रूव करने के लिए कहते हैं कि प्रूव दैट जस्टिस इज बेटर देन इनजस्टिस इन ऑल सिचुएशन। और इसी तरह रिपब्लिक आगे बढ़ेगा, रिपब्लिक का डायलॉग आगे बढ़ेगा। अब हमारा जो फोकस है वो जस्टिस को डिफाइन करने के साथ साथ यह भी प्रूव करना है कि जस्टिस इज सुपीरियर टू इनजस्टिस इन ऑल सिचुएशन। ग्लाउकॉन जो है वो अपनी बात को और सटीकता से रखने के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि मेरे अनुसार जितनी भी अच्छी चीजें हैं उन्हें 3 कैटेगरीज में रखा जा सकता है। पहला कैटेगरी, दैट गुड्स डिजायरेबल फॉर इट्स ओन सेक, वैसी चीजें जिन्हें हम उनके लिए डिजायर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ टेस्टी फूड, वी डिजायर दैट फूड फॉर इट्स ओन सेक, फॉर द टेस्ट, ठीक है, फॉर सम प्लेजर। दूसरा कैटेगरी है गुड्स डिजायरेबल नॉट फॉर इट्स ओन सेक बट फॉर इट्स कंसीक्वेंस, वैसी चीजें जिन्हें हम चाहते हैं उनके लिए नहीं, बल्कि उनके द्वारा और उनके कारण होने वाले परिणामों के लिए। मेडिसिन का टेस्ट कैसा होता है? कड़वा। तो मेडिसिन को हम उसके टेस्ट के लिए नहीं चाहते। हम मेडिसिन को क्यों चाहते हैं? दवाइयों को हम क्यों चाहते हैं लेना? क्यों चाहते हैं? क्योंकि दवाई लेने से हमारा जो बीमारी है वो ठीक होगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम उनके लिए डिज़ायर करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम उनके लिए नहीं बल्कि उनके कंसीक्वेंस के लिए, उनके परिणामों के लिए डिज़ायर करते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम उनके लिए भी और उनके परिणामों के लिए भी, दोनों के लिए डिज़ायर करते हैं। ग्लाउकॉन ये 3 टाइप्स ऑफ गुड थिंग्स
वो सोक्रेटिस के सामने रखते हैं और वो कहते हैं कि मेरे अनुसार जस्टिस जो है वो सेकंड टाइप ऑफ गुड है। मतलब जस्टिस को हम डिज़ायर करते हैं जस्टिस के लिए नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि जस्टिस के अंदर कोई इंटरनल वैल्यू है, कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है और उसके लिए हम जस्टिस को डिज़ायर करते हैं। नहीं, जस्टिस को हम डिज़ायर करते हैं उसके कंसीक्वेंस के लिए। यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूं कि ग्लाउकॉन को सबसे पहला सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट माना जाता है। सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हम लोग बाद में देखेंगे डिटेल में, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता दूं। ग्लाउकॉन कहते हैं कि जब हम सोसाइटी का निर्माण करते हैं, जब हम सोसाइटी बनाते हैं, तो हम डिसाइड करते हैं कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को, जिसे सोसाइटी के हर मेंबर को फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा, पीस मेंटेन रहेगा, प्रोटेक्शन रहेगा, सिक्योरिटी रहेगा। तो हर किसी को उन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना है और उन रूल्स और रेगुलेशंस को ही हम जस्टिस की संज्ञा देते हैं, न्याय की संज्ञा देते हैं। और जो कोई उन रूल्स रेगुलेशन लॉज को फॉलो नहीं करे, उनके लिए पनिशमेंट का भी प्रावधान रखा जाता है। तो ग्लाउकॉन कहते हैं कि जस्टिस सेकंड टाइप ऑफ गुड है। हम जस्टिस के नियमों को, न्याय के नियमों और सिद्धांतों को और न्याय के द्वारा तय किए गए रूल्स और रेगुलेशंस को हम फॉलो इसलिए करते हैं क्योंकि हम डरते हैं कि अगर हम इन्हें फॉलो नहीं करें तो हम पकड़े जाएंगे और हमें पनिश किया जाएगा। और पनिशमेंट के डर से, पकड़े जाने के डर से हम एक न्यायोचित जीवन, एक न्यायपूर्ण जीवन जीते हैं। यहाँ पर ग्लाउकॉन एक थॉट एक्सपेरिमेंट का यूज करते हैं, गाइजीज रिंग। रिपब्लिक में इस एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल किया गया है, गाइजीज रिंग। ये एक ऐसा रिंग है, एक ऐसी अंगूठी है जिसे पहनने के बाद व्यक्ति इनविजिबल हो जाता है। ग्लाउकॉन इस एक्सपेरिमेंट का यूज करते हैं। वो कहते हैं सोक्रेटिस से कि मान लीजिए हमें कोई ऐसा रिंग मिल जाए, गाइजीज रिंग मिल जाए, उसे पहनने के बाद हम इनविजिबल हो जाए। दैट मीन्स कि जब हम इनविजिबल हो जाएंगे तो हमें पकड़े जाने का कोई डर नहीं होगा, पनिश्ड होने का कोई डर नहीं होगा। क्या इस रिंग को पहनने के बाद भी हम जस्टली बिहेव करेंगे, न्यायपूर्ण तरीके से बिहेव करेंगे? ये क्वेश्चन सोक्रेटिस के सामने ग्लाउकॉन रखते हैं अपने इस थॉट एक्सपेरिमेंट के थ्रू। क्या हमें कभी इनविजिबिलिटी का एक पावर मिल जाए, एक वरदान मिल जाए अदृश्य होने का, तो अदृश्य होने के बाद भी क्या हम समाज के नियमों और कानूनों का पालन करेंगे? ये एक इंपॉर्टेंट बात है। हम अपने लाइफ में भी इसको अप्लाई करके देख सकते हैं कि जितने भी कानून हैं, जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं, हम उन्हें फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि हम डरते हैं कि अगर हम इन्हें फॉलो नहीं करें तो शायद हम पकड़े जाएंगे, हमें पनिश किया जाएगा। तो ग्लाउकॉन भी यही कह रहे हैं कि इस इनविजिबिलिटी का रिंग लेने के बाद क्या एक व्यक्ति इनविजिबल होने के बाद भी जस्टली बिहेव करेगा? क्या वो फिर भी अपने जीवन में न्याय को स्थापित रखेगा या नहीं? सोक्रेटिस के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। थ्रेसिमार्कस ने तो ये कहकर थेसिमार्कस या कहकर चले गए कि इनजस्टिस इज सुपीरियर टू जस्टिस एंड एन अनजस्ट मैन ऑलवेज लिव्स अ हैप्पियर लाइफ देन अ जस्ट मैन। और सोक्रेटिस के इस आर्ग्यूमेंट को ग्लाउकॉन और एडिमेंटस आगे बढ़ाते हैं। और अब आई मीन टू से थ्रेसिमार्कस के इस आर्ग्यूमेंट को ग्लाउकॉन और एडिमेंटस आगे बढ़ाते हैं। और अब सोक्रेटिस के सामने एक चैलेंज है, यह प्रूव करना कि जस्टिस जो है वो थर्ड टाइप ऑफ गुड है। जस्टिस को हम डिज़ायर करते हैं, उसके लिए भी, उसके इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए भी, उसके इंटरनल वैल्यूज़ के लिए भी और उसके कंसीक्वेंस के लिए भी। यह प्रूव करना है सोक्रेटिस को। अब सोक्रेटिस को प्रूव करना है कि जस्टिस अ कॉम्प्रिहेंसिव गुड, एक कॉम्प्रिहेंसिव गुड है एंड इट इज़ अ गुड इन इटसेल्फ एंड फॉर इटसेल्फ। ये एक बड़ा चैलेंज है सोक्रेटिस के लिए। और सोक्रेटिस कहते हैं कि ठीक है, मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन यह प्रूव करने से पहले मुझे जस्टिस को डिफाइन करना होगा। मुझे सबसे पहले जस्टिस की परिभाषा तय करनी होगी और उसके बाद ही मैं इस बात को प्रूव कर सकता हूं कि जस्टिस इज सुपीरियर टू इनजस्टिस। सोक्रेटिस कहते हैं कि जस्टिस को इंडिविजुअल के लेवल पर डिफाइन करना
मुश्किल है, क्योंकि वहां पे जस्टिस बहुत ही छोटे स्तर पे मौजूद है, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मौजूद है। आप इस पिक्चर को देखिए। जब हम अपने आई टेस्टिंग के लिए एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें ये पिक्चर दिखाया जाता है। तो नीचे आप देख सकते हैं लेटर्स बहुत ही छोटे छोटे फॉन्ट में लिखे होते हैं और ऊपर लेटर्स बहुत ही बड़े बड़े बिग फॉन्ट्स में लिखे होते हैं। एक्चुअली ये लेटर्स छोटे लेटर्स का ही एक मैग्नीफाइड वर्जन है ऊपर। तो जो छोटे फॉन्ट में लेटर्स लिखे गए हैं उन्हें देखकर समझ पाना मुश्किल है, लेकिन जो बड़े फॉन्ट्स में लेटर लिखे गए हैं उन्हें हम समझ सकते हैं। तो सोक्रेटिस कहते हैं कि व्यक्ति के स्तर पे न्याय को परिभाषित करना मुश्किल है, क्योंकि वहां पर न्याय जो है बहुत ही छोटे स्तर पे है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है। और सोक्रेटिस एक और बात यहां पे कहते हैं कि जो राज्य है, जो सिटी है, जो राज्य है, वो व्यक्ति का ही एक विस्तृत रूप है, व्यक्ति का ही एक मैग्निफाइड वर्जन है सिटी, राज्य। तो बेहतर होगा हमारे लिए कि हम न्याय को सबसे पहले स्टेट के लेवल पर डिफाइन करें और उसके बाद उस डेफिनेशन को इंडिविजुअल के लेवल पर इंप्लीमेंट करें। सोक्रेटिस कहते हैं कि the city or the state is individual writ large. It is the magnified, the city is the state is the magnified version of the individual. So it will be better if we first define justice at the level of the state and then apply this definition to the individual. और इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें न्याय को राज्य के स्तर पर परिभाषित करना होगा और उसके लिए हमें एक राज्य चाहिए, एक ऐसा राज्य, एक ऐसा स्टेट जहां पर न्याय की स्थापना हो चुकी हो, एक न्यायोचित, एक जस्ट सिटी चाहिए। और यहीं पर सोक्रेटिस एक आइडियल सिटी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए निकल पड़ते हैं। तो हमने देखा कि किस तरह सोक्रेटिस को जरूरत पड़ती है सिटी को कंस्ट्रक्ट करने की। सोक्रेटिस कहते हैं कि जस्टिस को डिफाइन करना सिटी के लेवल पर थोड़ा आसान है, इसीलिए हम पहले जस्टिस को स्टेट के लेवल पर डिफाइन करेंगे और इसके लिए हमें एक सिटी को कंस्ट्रक्ट करना होगा। सोक्रेटिस कहते हैं वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ सिटी इन स्पीच। तो सोक्रेटिस के द्वारा सबसे पहले एक सिंपल सिटी का मॉडल प्रपोज किया जाता है। अब ग्लाउकॉन, एडिमैंटस और सोक्रेटिस ये तीनों राजी हो गए हैं कि जस्टिस को डिफाइन करने के लिए हमें सबसे पहले एक सिटी को कंस्ट्रक्ट करना होगा, एक जस्ट सिटी को कंस्ट्रक्ट करना होगा। फिर वहां पर हम जस्टिस को डिफाइन करेंगे और फिर उस डेफिनेशन को हम इंडिविजुअल के लेवल पर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले एक सिंपल सिटी का मॉडल प्रपोज करते हैं सोक्रेटिस, जिसे हम ओरिजिनल सिटी या सिंपल सिटी कहते हैं। सोक्रेटिस कहते हैं कि मेरा जो सिटी होगा, क्योंकि याद रखिए कि ये लोग एक सिटी को स्पीच में कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, एक हाइपोथेटिकल सिटी क्रिएट कर रहे हैं, एक इमेजिनरी सिटी क्रिएट कर रहे हैं। तो सोक्रेटिस सेज दैट कि उनका जो सिटी होगा वो बहुत ही सिंपल होगा, जहां पे लोग अपने बेसिक नीड्स पर फोकस करेंगे। बेसिक नीड्स मतलब फूड, क्लोथिंग और शेल्टर, बस लोगों की इतनी ही जरूरत होगी। और लोग क्या करेंगे? लोग अपने जीवन को बस इन मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही लगाएंगे। और हर डिविजन ऑफ लेबर होगा, दैट मीन्स कुछ लोग स्पेशलाइज करेंगे फूड प्रोडक्शन में, कुछ लोग क्लोथिंग में, कुछ लोग शेल्टर में, और फिर लोग आपस में चीजों को एक्सचेंज करेंगे। तो ये एक सिंपल सिटी का मॉडल सबसे पहले सोक्रेटिस प्रपोज करते हैं और ये एक जस्ट सिटी होगा सोक्रेटिस के अनुसार। लेकिन ग्लाउकॉन यहां पर इंटरप्ट करते हैं सोक्रेटिस को। वो कहते हैं कि आपका ये जो सिटी है, जो सिंपल सिटी है, जो ओरिजिनल सिटी है, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। रियलिटी अलग है। स्टेट्स जो है वो इतनी सिंपल नहीं होती हैं। लोग अपनी बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करने के बाद चुप नहीं बैठते, वो अपनी नेसेसिटीज को और आगे बढ़ाते हैं, अपनी डिजायर्स को और आगे बढ़ाते हैं। तो ग्लाउकॉन एक अपना सिटी का मॉडल प्रपोज करते हैं, फेवरिश सिटी, जिसे हम कहते हैं फेवरिश सिटी। एक ऐसा सिटी जहां पर हम अपने बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करने के बाद अपनी डिजायर्स को और आगे बढ़ाते हैं और लग्जरीज, रेलिशस को डिजायर करते हैं। और वो कहते हैं ग्लाउकॉन सोक्रेटिस से कि आपका जो सिटी है सिंपल सिटी, वो अनरियलिस्टिक है,
वहाँ पे जस्टिस को डिफाइन करना बहुत ही आसान है। आप जस्टिस को इस सिटी में डिफाइन करिए, मेरे सिटी में डिफाइन करिए, मेरे फेवरेट सिटी में डिफाइन करिए, जहाँ पर लोग अपने बेसिक नीड्स नेसेसिटीज़ को फुलफिल करने के बाद अपने डिज़ायर्स के स्कोप को और अधिक बढ़ाते हैं। वेल, ग्लाउकॉन सोक्रेटिस के सामने एक और चैलेंज प्रेजेंट करते हैं। सोक्रेटिस कहते हैं कि ठीक है, अब मैं जस्टिस को एक ऐसे ही सिटी में डिफाइन करूंगा। तो अब हम लोग बात करेंगे ग्लाउकॉन के फेवरेट सिटी के बारे में और देखते हैं कि इस सिटी में डिफरेंट क्लासेस जो है वो कैसे ओरिजिनेट करता है। तो ग्लाउकॉन का जो सिटी है वहां पर हम अपने डिजायर्स को फुलफिल करने के बाद, अपने बेसिक डिजायर्स, अपने बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करने के बाद और आगे बढ़ते हैं, अपने नेसेसिटीज को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, दैट वी गो बियॉन्ड बेसिक्स, वी गो बियॉन्ड फुलफिलिंग आवर बेसिक नीड्स एंड नेसेसिटीज इन ग्लाउकॉन्स फेवरेट सिटी। और सोक्रेटिस ग्लाउकॉन के इसी सिटी में जस्टिस को डिफाइन करने की बात करेंगे। तो जब हम अपनी बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करने के बाद चुप नहीं बैठते और अधिक डिजायर करते हैं, तो क्या होगा? नई नेसेसिटीज, नई आवश्यकताओं का सृजन होगा, नई नेसेसिटीज विल बी जनरेटेड। एंड व्हेन न्यू नेसेसिटीज आर जनरेटेड, वी हैव टू एक्सपैंड आवर एक्टिविटीज। हमें अपनी गतिविधियों को भी एक्सपैंड करना होगा, विस्तृत करना होगा। इन नई जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें अपनी गतिविधियों को भी विस्तृत करना होगा। तो यहां पर हमने देखा कि जब हम अपने डिजायर्स, बेसिक डिजायर्स से आगे चले जाते हैं, परे चले जाते हैं, तब नई नई आवश्यकताओं का जन्म होता है और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें अपनी एक्टिविटीज को एक्सपैंड करना होता है, अपनी गतिविधि को एक्सपैंड करना होता है। एक एग्जाम्पल हम यहां पर लेते हैं। सपोज एक वेजिटेरियन डाइट हमारी बेसिक नेसेसिटी है। सोक्रेटिस के सिंपल सिटी में अगर हम जाएं तो वहां पर लोगों का डाइट क्या होगा? वेजिटेरियन, क्योंकि उनका एम है सिर्फ उनके फूड के नेसेसिटी को फुलफिल करना। वो डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे कि वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन डाइट में। तो वेजिटेरियन डाइट एक बेसिक नेसेसिटी है, लेकिन हम अपने इस बेसिक नेसेसिटी के परे जाते हैं, बियॉन्ड जाते हैं। हम डिसाइड करते हैं कि नहीं, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विथ वेजिटेरियन डाइट एंड नाउ वी विल हैव नॉन वेजिटेरियन डाइट। आप देख सकते हो यहां पे हम अपने डिजायर्स के स्कोप को बढ़ा रहे हैं। एक सिंपल एग्जांपल है, और ये जो डिसीजन है शिफ्टिंग फ्रॉम वेजिटेरियन डाइट टू नॉन वेजिटेरियन डाइट, ये किसी इंडिविजुअल का डिसीजन नहीं है, ये पूरे कम्युनिटी का डिसीजन है। पूरा कम्युनिटी, पूरा सिटी जो है वो ये डिसाइड करेगा कि नाउ वी आर गोइंग टू गिव प्रायोरिटी टू नॉन वेजिटेरियन डाइट। अब हम अपने दिनचर्या में नॉन वेजिटेरियन डाइट को प्रायोरिटी देंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि हमारा डिजायर बेसिक्स के बियॉन्ड जा रहा है। तो जब हम अपने डाइट के पैटर्न को शिफ्ट करते हैं फ्रॉम वेजिटेरियन टू नॉन वेजिटेरियन, तो क्या होगा? वी नीड एक्स्ट्रा लैंड टू रेयर कैटल, दैट इज ग्रेजिंग लैंड। ओके, वेजिटेरियन डाइट्स की जब बात थी तो हम क्रॉप्स को एक लिमिटेड लैंड में ग्रो कर सकते थे, बार बार ग्रो कर सकते थे, और हमें लैंड की उतनी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब हम नॉन वेजिटेरियन डाइट में शिफ्ट करेंगे तब हमें क्या चाहिए? अपने कैटल्स को रियर करने के लिए ग्रेजिंग लैंड चाहिए, हमें और अधिक लैंड चाहिए। हमें लैंड की ज़रूरत है, उतने लैंड की ज़रूरत है, उतने ज़मीन की ज़रूरत है जितना हमारे पास नहीं है। तो न्यू लैंड की ज़रूरत यहाँ पे क्रिएट होती है, और हम अपने इस लैंड की ज़रूरत को, अपने ज़मीन की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे? सोक्रेटिस कहते हैं बाय अटैकिंग अदर्स टेरिटरी। यस, उस वक्त और कोई रास्ता नहीं है, हम दूसरों के टेरिटरी को अटैक करेंगे, उसको अपने अंदर ले लेंगे, एनेक्स कर लेंगे, इनक्रोच कर लेंगे दूसरों के टेरिटरी में अटैक करके। लेकिन एक बात यहाँ पे गौर करने की है कि यदि हम दूसरों के टेरिटरी में अटैक कर सकते हैं तो कोई हमारे टेरिटरी में भी तो अटैक कर सकता है। कोई और कम्युनिटी होगा जो अपने डाइट को वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन में शिफ्ट कर दे और उसे भी
ग्रेजिंग लैंड की ज़रूरत महसूस हो और वो हमारे टेरिटरी को इनक्रोच कर ले, अपने अंदर शामिल कर ले, एनेक्स कर ले। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि देयर एक नीड जनरेट होती है, एक नया नीड जनरेट होता है अटैक एंड डिफेंड करने का। टू अटैक एंड टू डिफेंड, ये इस नए नीड का, इस नई आवश्यकता का सृजन कहाँ से होता है? हमारे बेसिक नेसेसिटी के परे जाने से। जब हम अपने नेसेसिटीज को बेसिक्स से दूर ले जाते हैं, उसके बियॉन्ड ले जाते हैं, तब एक नए नीड का सृजन हो रहा है यहाँ पे। और वो नया नीड क्या है? टू अटैक एंड टू डिफेंड। और ये इट डिमांड्स अ न्यू एक्टिविटी। और ये जो काम है अटैक करने का और डिफेंड करने का, ये काम कौन करेगा? और इसके लिए हमें एक नए क्लास ऑफ सिटीजन्स, एक नए क्लास ऑफ पीपल की जरूरत पड़ती है, जिसे हम कहेंगे वॉरियर क्लास। क्योंकि अटैकिंग एंड डिफेंडिंग ये एक नया एक्टिविटी है, और इस नए एक्टिविटी को कौन करेगा? वॉरियर क्लास। तो हम देख रहे हैं कि ग्लाउकॉन के इस फेवरेट सिटी में डिजायर्स से हम शुरुआत करते हैं, अपने डिजायर्स, अपने बेसिक नेसेसिटीज से हम परे जाते हैं, और उसके कारण एक नए क्लास की ज़रूरत हमें महसूस होती है। और वो क्लास कौन सा है? वॉरियर क्लास। ठीक है, तो ये जो वॉरियर क्लास है, इसके पास क्या होगा? क्योंकि इसका काम है अटैक और डिफेंड करना, इसके पास होगा करेज, शक्ति। करेज मतलब फोर्स एंड स्ट्रेंथ। और इस फोर्स और स्ट्रेंथ से ये किसी भी गोल को अचीव कर लेगा। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि करेज का इंपॉर्टेंस क्या होता है। करेज वो मीडियम है जिससे हम अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं। डिजायर टारगेट सेट करेगा, लेकिन डिजायर खुद उन टारगेट्स को अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि डिजायर के पास स्ट्रेंथ और फोर्स नहीं है। स्ट्रेंथ और फोर्स किसके पास है? उनके पास जिनके पास करेज हो। ठीक है, तो कम्युनिटी डिसाइड कर सकता है कि हमें नए लैंड की ज़रूरत है, और ये जो नया लैंड है हम अपने पड़ोसी राज्य के लैंड को अटैक करके ले सकते हैं। कम्युनिटी टुगेदर कैन डिसाइड लाइक दिस। लेकिन अटैक करने का काम वही करेंगे जिनके दिल में, जिनके मन में भय नहीं हो, जिनके पास करेज हो। हर कोई अटैक नहीं कर सकता और डिफेंड नहीं कर सकता। तो यहां पर हम देखते हैं कि वॉरियर क्लास के पास है करेज, फोर्स एंड स्ट्रेंथ, और इस करेज का इस्तेमाल करके वॉरियर क्लास किसी भी गोल को अचीव कर सकता है। दूसरों के टेरिटरी को अनेक्स करना, अटैक करना एक गोल हो सकता है। इसी तरह से डिजायर और कम्युनिटी बहुत सारे गोल्स सेट कर सकता है, और इन सारे गोल्स को अचीव करने का पावर, स्ट्रेंथ किनके पास होगा? वॉरियर क्लास के पास होगा। क्यों? क्योंकि उनके पास है करेज। तो हम देख सकते हैं कि बहुत सारा के गोल्स हम सेट कर सकते हैं। दूसरों के टेरिटरी को अनेक्स करना एक गोल हो सकता है, और करेज, दैट मीन्स वॉरियर क्लास के पास पावर है, स्ट्रेंथ है कि इन सारे गोल्स को वो अचीव कर ले। लेकिन इनमें से कुछ गोल्स राइट हो सकते हैं और कुछ गोल्स रॉन्ग हो सकते हैं। ठीक है, हमने तय किया 5 गोल, उसमें से 2 गोल राइट है और 3 गोल रॉन्ग है। लेकिन वॉरियर क्लास को यह नहीं पता कि गोल्स राइट है या रॉन्ग है। उन्हें बस इतना पता है कि गोल्स सेट किया जा चुका है और हमें बस इन गोल्स को अचीव करना है। लेकिन हम जानते हैं कि गोल्स राइट भी हो सकता है और रॉन्ग भी हो सकता है। हमारा टारगेट राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है। तो जरूरत है कि वॉरियर क्लास वैसे ही गोल्स को परस्यू करे जो राइट हो, रॉन्ग ना हो। मतलब वॉरियर क्लास को वॉच डॉग्स की तरह बिहेव करना होगा। ठीक है, उन्हें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए सिटीजन्स और एनिमीज के बीच। कहने का मतलब यह है कि वॉरियर क्लास को पता होना चाहिए कि कौन सा गोल राइट है और कौन सा गोल रॉन्ग है, क्योंकि वॉरियर क्लास के पास फोर्स है, स्ट्रेंथ है, पावर है। तो अगर वो चाहे तो अपने इस फोर्स और स्ट्रेंथ का इस्तेमाल खुद अपने राज्य के भीतर रह रहे सिटीजन्स के अगेंस्ट भी कर सकता है, और अगर वो चाहे तो अपने फोर्स और स्ट्रेंथ का इस्तेमाल अपने राज्य को शत्रुओं से डिफेंड करने के लिए भी कर सकता है।
तो वॉरियर क्लास को ये पता होना चाहिए कि किनके साथ उन्हें फ्रेंडली बिहेव करना है और किनके साथ उन्हें डेडली बिहेव करना है। लेकिन वॉरियर क्लास को ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा गोल सही है, कौन सा गोल गलत है? इसके लिए जरूरत है ट्रेनिंग की। वॉरियर क्लास को ट्रेन करने की जरूरत है, क्योंकि वॉरियर क्लास के पास सिर्फ करेज है। करेज मतलब फोर्स और स्ट्रेंथ। वॉरियर क्लास के पास इस चीज को डिसाइड करने की कैपेबिलिटी नहीं है कि कौन सा गोल सही है और कौन सा गोल गलत है। हमें जरूरत है इन्हें सिखाने की, जैसे कि हम एक डॉग को सिखाते हैं कि किन के ऊपर उन्हें भौंकना है और किन के ऊपर उन्हें नहीं भौंकना। ट्रेन करके उन्हें हम सिखाते हैं कि मालिक और स्ट्रेंजर्स के बीच डिफ्रेंशिएट करना सिखाते हैं। एक डॉग को नहीं पता होता है कि कौन मालिक है कौन स्ट्रेंजर, उसे हमको सिखाना पड़ता है कि किसके कैसे उन्हें उसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो उसी तरह ये वॉरियर क्लास के पास सिर्फ करेज है, सिर्फ फोर्स एंड स्ट्रेंथ है। जरूरत है इन्हें ट्रेन करने की, ताकि ये जो है अपने फोर्स और स्ट्रेंथ का सही उपयोग करें, सही गोल्स को परस्यू करने के लिए उपयोग करें। और इन्हें ट्रेन कौन करेगा? अब यहां पर जरूरत पड़ती है एक नए क्लास की, रूलिंग क्लास, एक ऐसे क्लास ऑफ सिटीजन जिनके पास रीजन हो। रीजन का काम क्या है? रीजन का काम यही है डिफ्रेंशिएट करना, डिसाइड करना कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या जस्ट है, क्या अनजस्ट है। रीजन का काम यही है। और रीजन किसके पास होगा? रूलिंग क्लास के पास होगा। तो इन वॉरियर क्लास को कंट्रोल करने के लिए, ट्रेन करने के लिए हमें एक और क्लास की जरूरत पड़ती है, रूलिंग क्लास, जो अपने विवेक से, अपने रीजन से ये डिसाइड करे कि कौन सा गोल सही है, कौन सा गोल गलत है, किस गोल को वॉरियर क्लास को परस्यू करना है, किसे नहीं करना है। रूलिंग क्लास इन वॉरियर क्लास को सिखाए कि कैसे वो एनिमीज और सिटीजन्स के बीच डिफ्रेंशिएट कर सके, कैसे ये वॉरियर क्लास अपने करेज, अपने फोर्स और स्ट्रेंथ का सही उपयोग करे। तो इस तरह हमने देखा कि एक सिटी में जो फेवरेट सिटी है, ग्लाउकॉन का फेवरेट सिटी है, इसमें 3 क्लासेस की जरूरत होंगी, रूलिंग क्लास, वॉरियर क्लास एंड वर्किंग क्लास। और इन तीनों क्लास के पास अपना एक वर्च्यू होगा। रूलिंग क्लास के पास होगा रीजन, वॉरियर क्लास के पास होगा करेज और वर्किंग क्लास के पास होगा एपेटाइट एंड डिजायर। तो एक सिटी को हमने कंस्ट्रक्ट किया, हमने देखा कि ये जो सिटी है किस तरह डिजायर से उत्पन्न होता है। जब हम अपने डिजायर्स, अपने बेसिक डिजायर्स को फुलफिल करने के बाद हम उनके बियॉन्ड चले जाते हैं, अपने नेसेसिटीज के स्कोप को बढ़ाते हैं, तो किस तरह से हमें वॉरियर क्लास की ज़रूरत महसूस होती है और इस वॉरियर क्लास को ट्रेन करने के लिए हमें रूलिंग क्लास की ज़रूरत महसूस होती है। तो हमने देखा कि इन तीनों क्लासेस का ऑरिजिन कैसे हुआ। तो ये जो सिटी है इसमें ये 3 क्लासेस होंगे और इन तीनों क्लासेस के पास ये 3 वर्च्यू होंगे। और ये सिटी जस्ट कब बनेगा? जब ये तीनों क्लास एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज होंगे। सबसे ऊपर होगा रूलिंग, उसके बाद वॉरियर, उसके बाद वर्किंग क्लास। कहने का मतलब है कि जो रीजन है वो कंट्रोल करेगा करेज को और डिजायर को। आप देख सकते हो कि डिजायर को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। डिजायर चाहे तो कई तरह के गोल सेट कर सकता है, और अगर करेज डिजायर की बात सुने तो वो किसी भी गोल को अचीव करने के लिए निकल जाए बिना ये डिसाइड किए कि क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए जरूरत है कि जो करेज है वो डिजायर की ना सुने, वो रीजन की सुने और रीजन के द्वारा तय किए गए गोल्स को ही वो अचीव करे। तो जब इस सिटी में ये जो 3 क्लासेस है वो इस पर्टिकुलर ऑर्डर में ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, इस पर्टिकुलर फैशन में, इस पर्टिकुलर ऑर्डर में ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, तब हम कहते हैं कि जस्ट सिटी की रचना होगी। और यही प्लेटो का आइडियल स्टेट है, यही प्लेटो का आइडियल स्टेट है। द स्टेट इन विच ऑल द 3 क्लासेस, रूलिंग, वॉरियर एंड वर्किंग, आर ऑर्गेनाइज्ड इन this particular order. This is the ideal state of Plato.